हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट जनवरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पेपर 1 एंड 2 के लिए। यहाँ पर करेंगे हम हिंदी की पेडागोजी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, इसलिए बच्चों को हिंदी की पेडागोजी भी टफ लगती है। तो चलिए आज इसी को हम करने वाले हैं। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। बच्चों के भाषा विकास का क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सर्वाधिक सहायक है। तो बात किसकी हो रही है, विकास की क्रमिक प्रगति रिकॉर्ड की हो रही है। तो क्रमिक प्रगति रिकॉर्ड होता क्या है। सबसे पहले तो आप इसको जान लेंगे कि बच्चा जब कक्षा में किसी पढ़ता है तो उसमें कोई टेस्ट होता है, फिर उसकी कुछ परीक्षाएं और आती रहती हैं, कभी यूनिट टेस्ट आ गए, कभी कैसी परीक्षाएं आ गई, तो उसमें बच्चा धीरे 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 प्रगति करता है। तो यहाँ पर एक क्रमिक का मतलब होता है क्रम में चलने वाली उसकी प्रगति, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या सुधार उसमें आया है, तो पूरे साल तक का रिकॉर्ड जो है उसमें रखा जाता है। तो ये किस में रखा जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं। तो ये कब होती हैं, हर परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। बी में दिया है नोटबुक, तो नोटबुक भी विषय के अनुसार अलग अलग बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिक्षक की डायरी। तो शिक्षक की डायरी इतनी बड़ी नहीं होती है, उसमें इतना रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि बच्चे में क्या क्या सुधार हो रहा है और किस किस समय पर हो रहा है, वो सब चीज़ें उसकी लिखी जाएँ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्टफोलियो। बच्चे की क्रमिक प्रगति का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें सर्वाधिक सहायक क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसमें बच्चे का फोटो लगाया जाता है, साथ ही उसकी और डिटेल भी लिखी जाती हैं और उसकी कमजोरियां क्या है और कहाँ उसमें सुधार हुआ है, ये सब चीज़ें जो है पोर्टफोलियो में आती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो भाषा कैसे सीखी जाती है इसका सही क्रम बताना है, वो भी मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। बी में दिया है बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। सी में दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और डी में दिया है सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा चीज़ों को सुनता है। को बच्चा हो या कोई भी हो, पहले किसी भाषा को सुनेगा, फिर उसको बोलने की कोशिश करेगा, उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करता है और जब उसको पढ़ना आ जाता है तो वो लिखना भी सीख जाता है। जैसे आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, आजकल इंग्लिश के वर्ड बहुत यूज़ होने लगे हैं, तो जो आपकी गृहिणियाँ होती हैं वो भी वहाँ से इंग्लिश सीख रही हैं। तो उन वर्डों को क्या करती हैं, सबसे पहले सुनती हैं, फिर उनको बोलने की कोशिश करती हैं, अपने घर में ट्राई करती हैं, और जब उनको आ जाता है तो फिर क्या करती हैं, वो कहीं पर अगर वो वर्ड उनको लिखा हुआ दिख जाएगा तो उसको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और उसके बाद उसको वो लिखना भी चाहेंगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रिक हो जाती है वो क्या हो जाती है, सुबोपली इसकी ट्रिक हो जाती है। सुबोपली जो है एक नाम है एक लड़की का, इसी को मान लीजिए कि किसी लड़की का नाम है और ये एक ट्रिक भी है जिससे कि आप इजीली याद कर पाएंगे। तो भाषा कौन सिखा रही है, भाषा सिखा रही है सुबोपली। ये आपके लिए ट्रिक है, आसान सी। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है। अगर शिक्षार्थी जो है किसी विषय पर क्या कर रहा है, बोल रहा है या उस पर कुछ लिख रहा है, तो ये कौन से कौशल में आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभिव्यक्ति, बी में दिया है ग्रहण करना, सी में दिया है व्याकरण के पक्ष को और ऑप्शन नंबर डी दिया है लिखित पक्ष को। तो यहाँ पर केवल लिखित की बात नहीं हो रही है, वो साथ में बोल भी रहा है और यहाँ पर व्याकरण का कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर केवल ग्रहण भी नहीं किया जा रहा है, वह लिखकर उत्पादन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। इसको बोला जाता है अभिव्यक्ति। बोलना और लिखना जो है ये दोनों अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो आमने सामने उस चीज़ की चर्चा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमको फ़ोन पर सुन रहा होता है तब भी हम उससे क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और इसके दो माध्यम हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लिख कर भी अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, हम किसी को मेल भी कर सकते हैं या मैसेज टाइप कर सकते हैं। बोलना और लिखना जो है ये दोनों अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं। तो भाषा के कितने कौशल हैं, भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं, पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। पर यहाँ पर इनको 2 कौशलों में विभक्त कर दिया गया है। एक तो होता है ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा होता है उत्पादक कौशल। तो ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, जिसमें चीज़ों को ग्रहण किया जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आ जाता है पठन और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर श्रवण। बच्चा क्या कर रहा है, पठन कर रहा है और श्रवण कर रहा है, अर्थात पढ़ रहा है और चीज़ों को सुन रहा है। तो यहाँ पर वह क्या कर रहा है, चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। और बात कर लेते हैं उत्पादक कौशल की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोलना आ जाएगा, बोलकर उत्पादन कर सकते हैं किसी चीज़ों का और लिख कर भी कर सकते हैं। तो बोलना और लेखन जो है ये दोनों ये उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। वाचन और जो लेखन है ये उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं या अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत इसको आप रखेंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो नहीं है ये बताना है। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पर निगेटिव देखना है।
सेकंड में दिया है संदर्भों के अनुसार व्याकरण को प्रासंगिक नियम बता रहे हैं और नियम बताकर पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए इसको आप कट करेंगे। सी में दिया है वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के भी अवसर देना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इसको आप कट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया है नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रटना। और जब भी कंठस्थ करने की बात आ जाती है तो ये सब किस में आएंगे, ये आ जाते हैं निगेटिव कीवर्ड में, और हमें यहाँ पर निगेटिव मैच करता हुआ ही आंसर देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा की पुस्तक में अगर आपको चित्र दिए गए हैं, कोई पिक्चर दिया गया है, तो वो महत्वपूर्ण क्यों है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकते हैं और संदर्भ वाले भाषा को समझने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो चीज़ें अपरिचित हैं और जिनको याद किया जाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, चित्रों के माध्यम से कर लेते हैं, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, क्या सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। सी में दिया है बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। और डी में दिया है चित्र बनाने वाले शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। तो यहाँ पर सौंदर्य बोध की सराहना करना ये कोई उपयुक्त कार्य नहीं, ये रोंग हो जाएगा, और ना ही बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जब भाषा की शिक्षा में चित्र दिए जाते हैं तो वो इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे जो हैं चित्र के माध्यम से क्या करें, जो उन्होंने अपने आसपास पहले देखा हुआ है और जो सुना हुआ है उसको वो महसूस कर सके, उसका मिलान कर सकें। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं, मूर्त चीज़ें जो बच्चों ने देखी हुई हैं उनसे वह अमूर्त चीज़ों को जोड़ सके, अर्थात प्रत्येक चीज़ों से उदाहरणों को जोड़ सके। ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, यह किस सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है। तो यह किस सिद्धांत के माध्यम से पता चलेगा कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना उन्हें समझ आया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाल केंद्रिता के सिद्धांत से, बी में दिया है शिक्षण सूत्र के सिद्धांत से, सी में दिया है बहुमुखी प्रयास से, या डी में दिया है अभ्यास सिद्धांत से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी बात कर रहे हैं कि बच्चों की समझ में कितना आया और उन्होंने कितना सीखा, ये आएगा बाल केंद्रित सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें बच्चों को केंद्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आकलन किसका किया जा रहा है, हिंदी भाषा का किया जा रहा है, तो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको मानेंगे। ए में दिया है मौखिक अभिव्यक्ति, बी में दिया है लिखित परीक्षा, और सी में दिया है जांच सूची, और डी में दिया है साक्षरताकार। यहाँ पर बाकी के तीनों जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आया है और जो बहुत खूबसूरत है, तो आप उसको केवल देख भर कर ये नहीं बता सकते कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी वह बोलने में कैसा है और वह किस तरह का व्यक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसका बोलना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ये मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। यदि हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उस समय मौखिक अभिव्यक्ति सबसे अहम रोल प्ले करती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा। तो किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत ये आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उपयोग हो रहा है, तुलना हो रही है, प्रस्तुतिकरण हो रहा है, या तैयारी हो रही है। तो मान लीजिए अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन है और आप बच्चों को कुछ सिखाते हैं, तो इतने सारे गेस्ट के सामने वो क्या कर रहा है, वहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहा है। तो इसी तरह से अगर शिक्षक जो है बोर्ड पर लिख रहा है तो वो भी एक तरह का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं, शब्द एवं वाक्य संरचना को रटते हैं। तो रटना जो है ये निगेटिव कीवर्ड है और यहाँ पर निगेटिव ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है देख लेंगे। उच्चारण का अभ्यास करते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए इसको आप कट करेंगे। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको आप कट कर देंगे। नंबर डी में दिया है शब्द संपदा को बढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए इसको आप कट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शब्द एवं वाक्य को रटना सिखाना ये कविता, गीत और मंत्र का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, तो नहीं देखना था, ए करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है प्राथमिक स्तर पर किस गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। तो किस गतिविधि और खेल में अनुदेशन मिलना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा और घर की भाषा, बी में दिया है द्वितीय भाषा और अंग्रेजी में, सी में दिया है विद्यालय की भाषा और राज्य की भाषा, और डी में दिया है शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दिया गया, शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग दिया गया त्रिभाषी सूत्र। तो यहाँ पर दिया गया है त्रिभाषी सूत्र और इसमें क्या आता है,
प्राथमिक भाषा में किसको रखा गया है? प्राथमिक में रखा गया है बच्चे की मातृभाषा या उसके घर की भाषा, और दूसरे में रखा गया है अंग्रेजी को, और तीसरे में रखा गया है यहाँ पर जो विद्यालय चाहता है उसको पढ़ाना वो वाली भाषा। तो त्रिभाषी सूत्र में क्या जाएगा? सबसे पहली भाषा होती है मातृभाषा, और बात हो रही है प्राथमिक की, तो बच्चे को ऐसी ही भाषा में निर्देशन देना चाहिए जिससे बच्चा इजीली समझ सके चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, तो कौन सी गतिविधि बच्ची के लिए सही होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं दिख रहा है इस चीज़ का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाए, तो बच्चे स्वयं के लिए कोई योजना नहीं बना सकते, उससे वो कैसे अभिप्रेरित होंगे? ऑप्शन नंबर सी में दिया है बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, और डी में दिया है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है, तो यहाँ पर अध्यापक से लेना देना नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाए जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो, जिससे बच्चे कितना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इस पर कार्य करें। अभिप्रेरित होने के लिए बच्चों के लिए होना चाहिए कि गतिविधि जो है अर्थपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा, तो कौन से कार्य में आपको विचारों की सोच विचार की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्रिकेट सीखना, बी में दिया है पाक कला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बागवानी, और डी में दिया है पहाड़ी सीखना। बाकी सब में सोच विचार की आवश्यकता होती है, पर सबसे अधिक सुटेबल जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहाड़ी सीखना। इसमें विचारात्मक अधिगम की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, तो जब भी आप चुप रहकर शांत रहकर पढ़ाई करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं? कान के सहारे, आंखों के सहारे, मुख के सहारे या जीभ के सहारे? तो मौन वाचन है, अर्थात आपको बोलना नहीं है, शांत रहना है, चुप रहकर सीखना है, पढ़ना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आंखों के सहारे मौन वाचन किया जाता है। आपने देखा होगा कक्षा में टीचर आपको बोल देते होंगे कि शांत रहकर इस पैराग्राफ को रीड करिए या एकदम चुप रहकर इस पैराग्राफ को पढ़ना है, तो वो आंखों के ही सहारे पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है सुनी पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कहानी को शब्द सह दोहराना, जैसे कहानी आपने सुनी, जैसे आपने पढ़ी उसको सेम वैसा ही बोलना, तो ये तो यहाँ पर कोई भी अर्थपूर्ण गतिविधि नहीं होगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है कहानी के पात्रों के नाम बताना, तो कहानी के जो पात्र हैं वो लिमिटेड हैं, जो चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि जो कहानी में पात्र का नाम आपको अगर राम बताया गया है तो आप उसको श्याम बोल देंगे, आपको राम ही बताना है, तो यहाँ पर भी कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी भाषाई गतिविधि नहीं हो रही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है कहानी का शीर्षक बताना, तो ये भी भाषाई गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कहानी पर प्रश्नों का निर्माण करना। तो ये कैसे हो जाएगा? ये भाषाई गतिविधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब कहानी पर प्रश्न बनाएंगे तो बच्चे जो है अपनी अपनी तरह से उन पर प्रश्न बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास ये यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप हिंदी पेडागोजी की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।